नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोरोना की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का हाल ये है कि फरवरी में 1000 लोगों का टेस्ट होने पर 2 लोग संक्रमित मिलते थे और अब 20 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। इतनी तेजी से फैलते संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड भरते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात के चलते दिल्ली को केंद्र सरकार की ओर से 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल मिलने जा रहा है, जिसमें आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा भी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर से शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी तेजी के साथ अस्पतालों में बेड्स भी भरते चले जा रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत है कि केंद्र सरकार दिल्ली की मदद करे। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली की मदद करने का फैसला किया है और 1000 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल दिल्ली को देने का फैसला किया है। ये टेम्परेरी हॉस्पिटल और कोई नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल है। पिछले साल आपको याद होगा, जब कोरोना चल रहा था तो केंद्र सरकार ने जो रक्षा मंत्रालय है उसकी संस्था है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ने एक टेम्परेरी हॉस्पिटल तैयार किया था जुलाई में और फरवरी में वो हॉस्पिटल जो था ये बंद हो गया था क्योंकि मरीज़ नहीं आ रहे थे। तो जब मरीज़ नहीं आ रहे थे तो ये टेम्परेरी हॉस्पिटल रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, संक्रमण के मामले बहुत कम थे उस समय पर। तो अब क्योंकि मामले बहुत बढ़ गए हैं तो केंद्र सरकार ने इसको दोबारा से शुरू करने का आदेश दिया है। मैं इसी टेम्परेरी हॉस्पिटल में हूँ। सबसे पहले आपको दिखाऊं कि अभी की यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो क्या हैं, ये देखिए। इस समय यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले झाड़ पूछ की ज़रूरत है क्योंकि अगर फरवरी में इसको बंद कर दिया गया था और उससे पहले भी कोई खास बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे थे, यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, तो इसीलिए जो है इसको बंद कर दिया गया था। अब आदेश हो गए हैं कि क्योंकि मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो दिल्ली को ज़रूरत है, तो ये 1000 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल है। और ख़ास बात यह है कि इस अस्पताल के अंदर जो नॉर्मल बेड्स हैं वो तो हैं ही, साथ में आईसीयू का भी प्रबंध है। और ये देखिए, यहाँ बताते हैं कि करीब 250 वेंटिलेटर का जो उपलब्धता है वो यहाँ पर हो सकती है। वेंटिलेटर भी जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि और भी सेंटर सरकार ने बनाए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी जो सेंटर बने दूसरे, वो क्वारंटीन सेंटर हैं, यानी कि वहाँ आप जाकर एडमिट हो सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती है वहाँ पर आपका उपचार हो जाता है, लेकिन ये एक तरह का टेम्परेरी हॉस्पिटल है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इसको बोलते हैं, जिसमें आईसीयू वेंटिलेटर तक की भी आपको जो है सुविधा मिल जाती है। तो ये 1000 बेड का हॉस्पिटल डीआरडीओ को तैयार करने के लिए कहा गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको रविवार तक शुरू करने के आदेश दिए हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी मांग की थी कि जब नवंबर में पीक आई हुई थी वेव की, तो उस समय केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को या दिल्ली को 4100 बेड दिए हुए थे, लेकिन इस समय जो केंद्र सरकार ने दिल्ली को बेड दिए हुए हैं उनकी संख्या करीब 1300-1400 है। तो ऐसे में उन्होंने और बेड्स की मांग की थी, तो उसी के तहत ये 1000 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल जो पहले शुरू हुआ था, फिर मरीज़ ना होने के चलते बंद कर दिया गया था, अब जो है एक बार फिर से जो है रविवार तक इसको शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है, लेकिन अब 18 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा होनी है। छात्र और अभिभावक अब यूपीएससी से इस परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात से चिंतित कुछ छात्रों और अभिभावकों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। बोर्ड एग्जाम्स ज्यादातर राज्यों में कैंसिल कर दिए गए हैं या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने भी 10वीं के बोर्ड एग्जाम कैंसिल किए हैं और 12वीं के टाले हैं। नीट पीजी भी टाल दिया गया है, लेकिन एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है वो संडे को है, 18 अप्रैल को है। और तमाम बच्चे हैं वो परेशान हैं कि वो एग्जाम देने जाएं ना जाएं। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, टेस्ट की रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का वक्त लग रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अब अगर ऐसे में लगभग 2 लाख बच्चे अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाते हैं तो कोरोना फैलने का
डर रहता है। हमारे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं अंकित महापात्रा, उनकी माँ, जो कि परेशान है और चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द की जाए। आप का बोर्ड था अभी वो? हाँ बताइए। सो मेरा एक्चुअली 12th बोर्ड्स था और 4th मई से होने वाले थे, बट रिसेंटली अभी 10th का कैंसिल कर दिया और 12th का शिफ्ट कर दिया, जून में रिव्यू करेंगे फर्स्ट। आपको एनडीए का एग्जाम है 18 को? अभी एनडीए का एग्ज़ाम है मेरा 18 को। क्या डर लग रहा है? सर डर तो लग रहा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और बेड्स तो अवेलेबल है नहीं, जो कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं, और प्लस और जो लोगों के केसेस बढ़ रहे हैं उनके वजह से उनके फैमिली और उनके सारे रिलेटिव भी हो रहे इन्फेक्टेड, तो हमें डर है कि हर चीज़ में कि खतरा है अभी फ़िलहाल जाने से ही। आपको कहाँ सेंटर पड़ा है? सर मेरा सेंटर मोहन गार्डन में एक गवर्नमेंट सीनियर गर्ल्स स्कूल है। मैम आप बताइए कि जिस तरीके से माहौल है और ऐसे में जब बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, एक पेरेंट के तौर पर आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, हम तो परेशान हैं सर। हम सोच रहे हैं, हमारा छोटा बेटा है, हाँ, उनको भी कुछ ना हो जाए। हम तो बाहर जाते, बेसिकली बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम चाहते थे पहले हो। अभी तो हमारा जो सिचुएशन देख के ना, हमको सारे पेरेंट्स बोलना चाहिए जे नहीं, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। बच्चे भी इस पशोपेश और कश्मकश में हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और जो मानसिक दबाव है वो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी है जो होने वाले हैं, वो एनडीए का एग्ज़ाम भी देना है, और ऊपर से कोरोना का डर। तो इस समय खासकर अच्छी खासी मार इन बच्चों पर पड़ रही। सहयोगी करण पात्रा के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर क्या किसान अपने आंदोलन को खत्म करेंगे या सरकार इनको समझाकर आंदोलन खत्म करवाएगी? इस मुद्दे पर जब किसान संघर्ष समिति के नेता डॉक्टर दर्शन पाल से बात की गई तो उनका कहना है कि कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए कृषि कानून है। सरकार की तरफ से अगर आपके पास कोई प्रपोजल या फिर सरकार के नेता आपके पास में आते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी फैल रहा है, आप लोग यहाँ से उठें, या वो एक जगह देने को तैयार हो जाते हैं, तो उस प्रस्ताव पर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नहीं, पहली बात तो हमारे पास कोई आया नहीं ऐसा, खबरों में आया है। दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह देंगे, वहाँ भी तो इकट्ठे बैठेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे किसान लोग जो हैं पहले भी सुइसाइड्स कर रहे हैं, पहले भी इस आंदोलन में बहुत किसान शहीद हो चुके हैं, और ये नए कानून जो आ रहे हैं, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी जो लेके आ रहे हैं, ये उससे भी तो किसानों की मौतें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि हम यहाँ हैं, हमें अभी तक यहाँ कोई इस किस्म का केस हमारे सामने तो नहीं आया जिसको हमें लगा हो कि ये कोरोना का केस है। तो ये जो है, हो सकता है बहुत जगह कोरोना हो, कोरोना को हम रिफ्यूज डिनाई नहीं करते, लेकिन इस धरने को ऐसे डरा के, ऐसे धमका के, ऐसे कोरोना का डर पा के लोगों में ये इस तरह का पैदा करना, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। हम जब से बैठे हैं उससे पहले से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अभी थोड़ा बड़ा होगा, पहले भी संक्रमण था। लगता है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर में ज्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग आपके यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में हैं। अगर कोरोना फैलता है तो एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है कि आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें इससे। तो क्या आप नहीं, उसके लिए देखो, हमने कल भी प्रशासन से बोला है, हम यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बोला है, वैक्सीनेशन करने के लिए, करवाने के लिए ऑलरेडी हमने ये तय कर रखा है, ऑलरेडी हमने अपने लोगों को बोला है। 1 सेकेंडली, जो भी कोई थोड़ा बहुत किसी को बुखार होगा या किसी को कोई खांसी वगैरह होगी, उसको हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा केस हमारे सामने अभी तक एक भी नहीं आया उस दिन से। ऑलरेडी हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए हैं, लोगों को बोलेंगे भी कि मास्क भी लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं, दूरी रखें, अगर किसी के सिम्टम है तो वो थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन अभी तक सच बात बोल रहा हूँ, हमें कोई ऐसा केस अभी तक नहीं मिला अपने करने में जिसके लक्षण जो है, जिसके सिम्टम जो है कोरोना जैसे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि केवल मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपना आंदोलन स्थगित कर दें, बाद में फिर बैठ जाएं। जबरदस्ती आंदोलन खत्म कराने की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने केवल किसानों से अपील की है कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए वो अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोरोना खत्म हो जाए वो दोबारा आ जाए।
बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि बंगाल में तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चुनाव हों और सबको इस तरह से बराबर का मौका मिले। आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी ने बाकी चरणों के चुनाव एक ही दिन में कराने की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने आज कहा है कि तय समय के मुताबिक सबको सारे चुनाव हों। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक तरफ तो ममता बनर्जी ने ट्वीट करके ये मांग की थी, दूसरी तरफ अब बीजेपी ये कह रही है, लेकिन चुनाव आयोग से तो इस तरह की कोई भी बात अब तक सामने नहीं आई है कि इस तरह का कोई सोच विचार हो कि एक ही दिन में सब निपटाना है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आयोग है उसकी ज़रूर एक बैठक हुई है जहां पर कि सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी गई है कि क्या करना चाहिए। उसी में बीजेपी ने अपनी राय दी है। एक पत्र लिखा है स्वप्न दास गुप्ता, भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, जिसमें कि चाहे नगर निगम के चुनाव हो या फिर पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल के चुनाव हो या पश्चिम बंगाल के भी इससे पहले जो चरणों के चुनाव हुए हैं, कहीं भी ये नहीं पाया गया है कि कोरोना के केसेस जो है वो चुनाव के कारण बढ़ रहे हों। तो इसलिए ये ठीक नहीं कहना है कि इससे चुनाव को एक साथ ही करा दिया जाए। बीजेपी की यह भी दलील है कि अभी तक पश्चिम बंगाल में जितने चुनाव हुए करीब 61% उम्मीदवारों के चुनाव हो चुके हैं, तो जो उन्हें मौका मिला वही मौका बाकी 39% उम्मीदवारों को भी मिलना चाहिए, यानी उन्हें भी उतना ही समय प्रचार के लिए मिलना चाहिए जितना बाकी उम्मीदवारों को मिला था। बीजेपी ने अपनी ओर से यह भी आश्वस्त किया है चुनाव आयोग को कि कोविड के जो भी प्रोटोकॉल आज के हैं या फिर भविष्य में जो भी प्रोटोकॉल बनेंगे प्रशासन की ओर से, पार्टी उनका पूरी तरह से पालन करेगी। तो ये सारी बातें इस पत्र में कही गई है। ये कहा गया है कि जो चुनाव है वो तय समय पर ही होने चाहिए। ममता बनर्जी ने कल ही ये कहा था कि चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सारे बाकी के जो बचे चरण हैं इनको एक साथ ही मिला करके एक साथ चुनाव करा देना चाहिए। कल ही चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से ये कहा गया था कानूनी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और चुनाव जो है वो तय जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे। वैसे कई बार ऐसा होता है कि असाधारण परिस्थितियां जब बनती हैं देश में तो चुनाव जो है वो टाले भी जाते हैं। ये भी हमने देखा है भूतकाल में हुआ है जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी श्रीपेरुम्बदूर में। उसके बाद तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी एन शेषन, उन्होंने जो बाकी बचे चरण थे लोकसभा चुनाव के उन्हें स्थगित कर दिया था। तो ये भी एक दलील दी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी का चुनाव आयोग का यही कहना है कि चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, जो अभी तयशुदा कार्यक्रम उसके मुताबिक ही होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बीजेपी ने अपना पक्ष साफ कर दिया। उम्मीद यही है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो जिस तरह से पालन होना चाहिए उसका पालन सभी पार्टियां करेंगी। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच राज्य में कोरोना के 6,769 केस आए हैं। ये राज्य में एक दिन में आए अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना केस हैं। बंगाल में एक दिन में 22 लोगों की मौत भी हुई है। कोलकाता में भी केस बढ़े हैं। कोलकाता में 1,615 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही बंगाल में 36,981 एक्टिव केस हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बाकी चरणों के चुनाव एक दिन में कराए जाएं। उन्होंने ऐसा ट्वीट कर कहा था कि लोगों के लिए कोरोना का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा अगर ये किया जाता है। वैसे अभी पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। आज जब पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग सीईओ के साथ पार्टियों की बैठक हुई है कोरोना के गाइडलाइंस पे, तो अब बीजेपी ने कहा है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चुनाव कराए जाने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस से जो हम लोग बयान दिया ये तो स्पष्ट है। हम लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स या राजनीति 2 नंबर प्रायोरिटी, 1 नंबर प्रायोरिटी ये कोविड मुकाबला। तो हम लोग क्या कह रहा है, हम लोग कह रहा है ये जो 4 फेज है वो एक साथ में लगाकर खत्म करो एक साथ। बीजेपी उनको बोलना है स्पष्ट करो, आपको बयान देके स्पष्ट करो कि आपको बीजेपी को 1, 2, 3, 4 और फेज चाहिए। वैसे पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। यहां हो रहे चुनाव प्रचार के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता भी बढ़ी है। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम का मानना है कि रैलियों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। इलेक्शन कमीशन को क्या कहेंगे कि कोविड नॉर्म कैसे फॉलो करे? प्रधानमंत्री की 6 रैलियां और होने वाली है। ये सब तो बंद करना चाहिए। जिस दिन यहाँ चुनाव होता है उस दिन ये प्रधानमंत्री यहाँ चले आते हैं। गुजरात में लोगों के लाश का भरमार पड़ा हुआ है। लोग पहले अस्पताल ढूंढ रहे थे, अभी श्मशान ढूंढ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कहे थे श्मशान की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो। आज पूरे देश में श्मशान और कब्रिस्तान की बात हो रही है। 1 साल लॉकडाउन का मतलब था सरकार को ये समय मिला था, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो व्यवस्था बनाए।
अभी भी खामोश हैं। जब ये सेकेंड वेव में इतने लोग मारे जा रहे हैं उस वक्त भी प्रधानमंत्री खामोश है। बहुत ज़्यादा होगा तो पीएम केयर्स के नाम में फिर वो पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, गुजरात मॉडल कहाँ गया, ये बताना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष चुनाव करने का पहला शर्त है निष्पक्ष होना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। रोजाना यहाँ पे जो हिंसा भड़क रही है और जिस तरह से कुछ मीडिया के सहारे क्या चुनाव आयोग ये कहे कि वर्चुअल रैली करो, उसका मतलब क्या होता है? आप तो अमित शाह की बात कर रहे हैं। पूरे लॉकडाउन के टाइम में अपने को छुपा कर रखे थे और 72 इंच टीवी लगा करके 56 इंच छाती वाला भाषण दिखा रहे थे। हम ये कहते हैं कि जनता को आप वोट डालने बोल रहे हो और दूसरी तरफ गोली मार कर उसके छाती में गोली मारने की बात कर रहे हो, क्यों नहीं उसको सजा मिलेगा? ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉग्निजेंस ऑफेंस है। आप 24 घंटा ममता बनर्जी और दिलीप घोष को खामोश रहने बोले, लेकिन सबका चुनाव का 72 घंटा बढ़ा दिया आप साइलेंस। तो ये तो कलेक्टिव पनिशमेंट होता है। जो कसूर कर रहे हैं उसको सजा दो। और ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बोलो खामोश रहे, जनता अपना वोट डालेगी। कोरोना के बीच चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वोटरों को लालच देने और अवैध तरीकों का इस्तेमाल घटने की बजाय बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान अब तक 1000 करोड़ की कीमत के सामान की बरामदगी हुई है। इसमें कैश के अलावा शराब और दूसरी चीजें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इसे ऐतिहासिक बरामदगी बताया है। सबसे ज्यादा कैश तमिलनाडु से बरामद हुआ है। वहां से करीब 236.69 करोड़ बरामद किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार बंद का आदेश दिया गया है। सरकार ने इसे साप्ताहिक बंद का नाम दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सब कुछ बंद रहेगा। इस बीच मास्क न लगाने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मास्क न लगाने पर 1000 और दूसरी बार मास्क न लगाने पर 10,000 के जुर्माने का आदेश दिया है। पहली बार यदि आप बिना मास्क लगाए देखे जाते हैं, अगर आपकी चेकिंग होती है, आपने मास्क नहीं लगाया है, तो पहली बार में 1000 रुपया का जुर्माना होगा। और उसके बाद से अगर आप पहली बार के बाद फिर आप बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाएंगे तो उसके बाद आपको हर बार 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस इतवार को सरकार के आदेश से यूपी पूरा बंद रहेगा। इसे लॉकडाउन का तो नाम नहीं दिया गया है, इसे साप्ताहिक बंदी कहा गया है, लेकिन ये एक तरह का लॉकडाउन ही होगा क्योंकि इसमें एसेंशियल सर्विसेज के अलावा सब कुछ बंद रखने का आदेश दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब है कि दवा की दुकानें, ग्रॉसरी शॉप्स, दूध, ब्रेड, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ वही खुलेंगी। इसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश बंद रखा जाएगा। सड़क पे गैर ज़रूरी लोगों को चलने से रोका जाएगा। दुकानें सारी बंद रहेंगी, लेकिन लोग कोविड का टीका लगाने जा पाएंगे। अस्पतालों में कोविड का इलाज कराने या कोई दूसरे तरह का इलाज कराने जा पाएंगे। जिनके पास वैलिड टिकट हैं वो अपना टिकट दिखा करके रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा सकेंगे, लेकिन सड़क पे फालतू घूमने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं, तो उस साइकिल को तोड़ा जा सके। और वो साइकिल तब तक नहीं टूट सकता है जब तक कि भीड़ को रोका ना जाए और लोगों को एक दूसरे से मिलने से ना रोका जा पाए। तो बहरहाल सरकार ने एक फैसला किया है कि इस तरह से वो कोविड के चेन को तोड़ना चाहती है। एक और भी आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मास्क ना लगाने पे जुर्माने की रकम जो है वो बढ़ा दी गई है। पहली बार मास्क ना लगाने पे 1000 रुपया जुर्माना होगा और दूसरी बार अगर वही शख्स मास्क नहीं लगाए हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 10,000 जुर्माना होगा। शायद देश में जुर्माने की ये सबसे बड़ी रकम होगी, लेकिन चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे यूपी में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, अस्पतालों में, दवा की दुकानों में, क्राउडेड मार्केट्स में हर जगह बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि पहली बार 1000 और दूसरी बार मास्क ना लगाने पे 10,000 रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा। हो सकता है कि इससे कोविड की चेन तोड़ने में इन कदमों से थोड़ी मदद मिले।
लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीर कोरोना के कारण भयावह नजर आ रही है। यहाँ सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की वजह से यहाँ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतार लग गई है। यहाँ के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर बुरा हाल है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ 8-8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इन दोनों घाटों पर एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। और इस वक्त अहम खबर आ रही है नीरव मोदी से जुड़ी। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश पर ब्रिटेन के गृह सचिव ने दस्तखत कर दिए हैं। पहले इसको लेकर कोर्ट से आदेश हुआ था, लेकिन अब इस पर ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भी दस्तखत कर दिए हैं। इससे नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो रहा है। कई सालों से, काफ़ी वक्त से ये कोशिश चल रही थी कि नीरव मोदी को वापस देश लाया जाए और जो अपराध उसने किए हैं उसको लेकर यहाँ मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वो बार बार अलग अलग हालात जो है बता रहा था कि क्यों उसे भारत नहीं प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मामला कोर्ट में चला है और उसके बाद भारत जो है उसने मजबूती से अपना पक्ष यहाँ पर रखा है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर वहाँ के गृह मंत्री ने, ब्रिटेन के गृह सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं और इससे रास्ता एक तरह से साफ हो गया है नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर। ऐसा इस वक्त ये जानकारी आ रही है। मुंबई में कोरोना से हो रही मौतों से स्थिति बिगड़ती जा रही है। शवदाह में शवों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह सायन शवदाह पहुंचे, जहां सामान्य दिनों में रोजाना 8 से 10 शव आते थे, वहां अब करीब 30 शव आ रहे हैं। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते मौतों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। खास तौर पर जो जानकारी रोज आंकड़ा जो बीएमसी रिलीज करती है वो 40 से 50 और 60 के बीच में है। इस समय हम सायन में स्मशान भूमि में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस कतार से खड़ी हैं जो कि शव लेकर आई हैं। यहाँ के जो क्लर्क हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि औसतन यहाँ पर जनवरी फरवरी में भी, जबकि कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं था, तब 8 से 10 शव आया करते थे, लेकिन अब जबकि संक्रमण बढ़ गया है तो शवों को यहाँ के आने की संख्या 30 के आसपास हो गई है। लेकिन चूंकि यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा है, पारंपरिक तरीके से जो लकड़ियाँ से चिता जलाई जाती है वो भी व्यवस्था है, बिजली के भी है और साथ ही इको फ्रेंडली भी है, तो एक साथ लगभग 9 जो है चिताएँ यहाँ पर जलाई जा सकती है, अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसलिए यहाँ की वेटिंग उतनी नहीं है जितने की शव आ रहे हैं। लगभग आधा से 1 घंटा जरूर परिजनों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इतना साफ है कि ये जो नया संक्रमण आया है, नई लहर आई है कोरोना की, उससे मौतों का आंकड़ा बढ़ा है मुंबई में, और उसको देखते हुए शवों में, इस तरह के स्मशान भूमि में शवों के आने की भी संख्या बढ़ गई है। जैसे देखिए, एक एम्बुलेंस अभी यहाँ पर एक शव पहुँचाकर यहाँ से जा रही है, लेकिन दूसरे इस तरह से जो है कि शव कतार में है और ऐसे एम्बुलेंस आती जा रही है। मतलब ये सिलसिला बना हुआ है यहाँ पर। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।